तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर ये डीप डाइव एक्सप्लेनर लेकर आए हैं, वो कोई आम सतह पर होने वाला बदलाव नहीं है। ये सीधा हमारे अंदर के चरित्र को, हमारे कोर को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर आधारित इस विश्लेषण में हम देखने वाले हैं कि असली रियल लाइफ कैरेक्टर चेंज आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस फास्ट पेस जर्नी पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक बेहद शक्तिशाली कोट से जो हमारी रियलिटी को एक झटके में हिला देता है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। मतलब सोचिए, हम सब अपने दिमाग में एक फॉल्टी मेंटल मैप या नक्शे के सहारे जी रही हैं। जो हम देखते हैं वो एक्चुअली सच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना नजरिया है जो हमारी परवरिश और एक्सपीरियंसेस से बना है। इस कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक भीड़-भाड़ी सबवे ट्रेन है। एक आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा है। उसके बच्चे पूरे डब्बे में शोर मचा रहे हैं, लोगों से टकरा रहे हैं। जाहिर है किसी को भी उस पर गुस्सा आएगा, है ना? पर जब उस आदमी से पूछा जाता है कि भाई आप अपने बच्चों को चुप क्यों नहीं कराते, तो वो कहता है माफ कीजिएगा, हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। इनकी माँ का 1 घंटे पहले ही निधन हुआ है और मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूं। बूम! एक ही सेकंड में हमारा पूरा नजरिया, हमारा मैप तुरंत बदल जाता है। गुस्सा पलक झपकते ही सहानुभूति में बदल गया। और यहीं से आता है हमारा पहला हिस्सा, द अल्टीमेट पैराडाइम शिफ्ट। यहीं से असली बदलाव की नींव रखी जाती है। तो आखिर ये पैराडाइम शिफ्ट है क्या चीज? ये ठीक वही मोमेंट है जब रियलिटी को देखने का हमारा पुराना चश्मा अचानक टूट जाता है और एक नया नजरिया बनता है। देखिए, अगर हमारे अंदर का मैप ही गलत है ना, तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी तेजी से दौड़ लें, हम बस गलत दिशा में ही और आगे बढ़ते जाएंगे। मंजिल तक पहुंचना है तो पहले मैप ठीक करना पड़ेगा। और इस मैप को ठीक करने का रास्ता मैच्योरिटी कंटिन्यूअम से होकर गुजरता है। हम सब डिपेंडेंस यानी दूसरों पर निर्भर होने से शुरू करते हैं, फिर मेहनत करके इंडिपेंडेंस यानी मैं खुद कर सकता हूं तक पहुंचते हैं। पर सच बताऊं, ये आखिरी मंजिल बिल्कुल नहीं है। सबसे ऊपर है इंटरडिपेंडेंस यानी हम, जिसका मतलब है कि अकेले हम जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हम एक साथ मिलकर अचीव कर सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ का यही नेचुरल रास्ता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अचीविंग द प्राइवेट विक्ट्री यानी सबसे पहले खुद के अंदर की जीत। साल था 1942। विक्टर फ्रैंकल, जो एक साइकाइट्रिस्ट थे, उन्हें नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। उनसे लिटरली सब कुछ छीन लिया गया, घर, आज़ादी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी। पर उस भयानक और डरावनी स्थिति में भी उन्होंने एक ऐसी आज़ादी ढूंढ ली जो कोई डिक्टेटर उनसे नहीं छीन सकता था। वो थी चुनने की आज़ादी कि उनके साथ जो हो रहा है उस पे वो रिएक्ट कैसे करेंगे। देखिए, हमारे साथ जो होता है और हम उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बीच एक गैप होता है। उसी गैप में हमारी आज़ादी छुपी है। और यही हमारी पहली हैबिट है, प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिविटी को ठीक से समझने के लिए इन 2 सर्कल्स को गौर से देखिए। जो लोग रिएक्टिव होते हैं ना, वो अपना सारा वक्त और एनर्जी इस बाहर वाले सर्कल ऑफ कंसर्न में बर्बाद कर देते हैं। इकोनॉमी कैसी है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, जिन पर उनका जीरो कंट्रोल है। वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग अपना पूरा फोकस इस छोटे से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं। वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वो सच में बदल सकते हैं, जैसे उनका खुद का एटीट्यूड, उनकी आदतें। और ऐसा लगातार करने से उनका प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। चलिए अब आते हैं हैबिट 2 पर। एक बेहद पावरफुल विजुअलाइजेशन करते हैं। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि एक अंतिम संस्कार चल रहा है और वो किसी और का नहीं, हमारा अपना है। परिवार वाले, दोस्त और साथी वहां मौजूद हैं। हम उनसे अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे? कि हमने कैसा जीवन जिया? ये सवाल थोड़ा सा चुभने वाला जरूर है, पर एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि जो जवाब हम वहां सुनना चाहते हैं, ठीक वही हमारा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हर चीज का निर्माण, हर क्रिएशन 2 बार होता है, पहले हमारे दिमाग में और दूसरा इस असली दुनिया में। अगर हम अपने माइंड में अपना एंड गोल पूरी इंटेंशन के साथ डिजाइन नहीं करेंगे, तो हम बस डिफॉल्ट मोड पर जीते रहेंगे। जो सामने आएगा उस पर रिएक्ट करते जाएंगे। और पता है क्या होगा? सालों बाद अचानक एहसास होगा कि हम जिस सीढ़ी पर बड़ी मेहनत से चढ़ रहे थे, वो तो किसी गलत दीवार पर टिकी थी। नो वे, हमें वैसा नहीं बनना है। और इस गलत दीवार पर चढ़ने वाली प्रॉब्लम को हैबिट 3 ठीक करती है। इस थके हुए लकड़हारे की कहानी पर ध्यान दीजिए। वो कई घंटों से पसीने में लथपथ एक पेड़ काट रहा है। आरी की धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
जब कोई मुसाफिर उससे कहता है कि भाई साहब थोड़ी देर रुककर आरी की धार तेज कर लीजिए, तो वो झल्ला कर कहता है, मेरे पास आरी तेज करने का वक्त कहाँ है, मैं तो पेड़ काटने में बहुत व्यस्त हूँ। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर आम जिंदगी में हम सब लिटरली यही करते हैं। हम अर्जेंसीज में इतने अंधे हो जाते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का वक्त ही नहीं निकालते। अब इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को फटाफट समझते हैं। क्वाड्रेंट 1 वो है जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी, जैसे कि ये अचानक आई कोई क्राइसिस। पर क्वाड्रेंट 3 वो एक इल्यूजन है, एक सबसे बड़ा धोखा। ये अर्जेंट लगता जरूर है पर इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं होता, जैसे दूसरों की छोटी मोटी इंटरप्शंस। और क्वाड्रेंट 4 तो बस वक्त की शुद्ध बर्बादी है, जैसे फोन पर घंटों माइंडलेस स्क्रोलिंग करना। तो फिर हमें अपना सबसे कीमती वक्त लगाना कहाँ है? असली सीक्रेट यहाँ छुपा है दोस्तों, क्वाड्रेंट 2 में, इम्पॉर्टेंट पर नॉट अर्जेंट। यही वो अकेली जगह है जहाँ सच्ची ग्रोथ होती है, गहरे रिलेशनशिप्स बनते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ कोई डेडलाइन चिल्लाकर हमारी अटेंशन नहीं मांगती, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्वाड्रेंट 2 में जीने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट विल चाहिए होती है, एक ऐसी इच्छा शक्ति जिससे हम फालतू की डिस्ट्रैक्शंस को मुंह पर नो कह सकें और अपनी प्रायोरिटीज को कैलेंडर में सबसे ऊपर रख सके। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मास्टरिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी बाहर की, दूसरे लोगों के साथ की जीत। इसकी शुरुआत होती है हैबिट 4 से। बचपन से हमें एक चीज सिखाई जाती है कि अगर एक को जीतना है तो दूसरे का हारना तय है। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी मेंटालिटी। इस जहरीली सोच के कारण हमें दूसरों की सफलता एक खतरी जैसी लगने लगती है, लेकिन हमें शिफ्ट होना है अबंडेंस मेंटालिटी पर। यह विश्वास कि दुनिया में सबके जीतने के लिए काफी जगह और मौके मौजूद हैं, क्योंकि सच्चा कोलैबोरेशन और लंबी सफलता सिर्फ और सिर्फ एक विन विन सोच से ही आती है। पर याद रखिए, एक विन विन सिचुएशन बिना गहरे भरोसे के पैदा नहीं हो सकती, और इसे समझने के लिए इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट है। हर रिश्ते में एक ट्रस्ट का अकाउंट होता है। जब हम ईमानदारी दिखाते हैं, किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो उसमें डिपॉजिट होता है, और जब वादे तोड़ते हैं तो ठीक बैंक की तरह विड्रॉल होता है। बिना बैलेंस के आप पेपर पर कोई अग्रीमेंट तो कर लेंगे, पर एक सच्चा मजबूत रिश्ता कभी नहीं बन सकता। हैबिट 5 को इस जोरदार मेटाफर से समझिए। सोचिए, एक ऐसी डॉक्टर जो मरीज की पूरी बात सुने बिना ही, उसकी बीमारी पूछे बिना ही सीधे दवा लिखकर थमा दे। क्या कोई ऐसे डॉक्टर पर भरोसा करेगा? बिल्कुल नहीं। बिना बीमारी को ठीक से समझे इलाज करना लिटरली मैल प्रैक्टिस है। पर रियल लाइफ में हम सब कम्युनिकेशन में यही मैल प्रैक्टिस करते हैं। हम सामने वाले का दर्द या स्थिति सुने बिना ही उसे फटाफट सलाह देने लगते हैं। हम समझने के लिए थोड़ी सुनते हैं, हम तो बस अपनी बारी आने पर पलटकर जवाब देने के लिए सुनते हैं। सही मायने में सुनने के 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला है बस दूसरे इंसान के शब्दों को तोतों की तरह दोहराना। दूसरा है उन्हें अपने शब्दों में बोलना। तीसरा है उन बातों के पीछे छुपी भावनाओं को कैच करना। और आखिरी और सबसे पावरफुल लेवल है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसका मतलब है अपनी खुद की बात को सही साबित करने की ईगो छोड़कर पूरी तरह से सामने वाले के जूतों में खड़े होकर उनके नजरिए को समझना। जब हम किसी को इस गहराई से सुनते हैं ना, तो हम प्रैक्टिकली उन्हें साइकोलॉजिकल एयर दे रहे होते हैं, जैसे एकदम घुटते हुए इंसान को अचानक ताज़ी हवा मिल जाए। उनका सारा डिफेंसिवनेस उसी वक्त टूट जाता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि जब लोगों को लगता है कि उन्हें दिल से सुना गया है, तभी और केवल तभी वो हमारी बात सुनने के लिए ओपन होते हैं। हैबिट 6 इस बारे में है कि एक बार जब ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तब क्या जादू होता है। नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज में दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खोते हैं और अंदर ही अंदर दोनों थोड़े असंतुष्ट रह जाते हैं। पर सिनर्जी का मतलब है हमारे मतभेदों को एक खतरा नहीं, बल्कि नए आविष्कार के रास्ते की तरह देखना। जैसे जब 2 अलग पौधों को एक साथ रखा जाता है तो उनकी जड़ें आपस में उलझकर एक ऐसी जबरदस्त मजबूती बनाती हैं जो वो अकेले कभी हासिल नहीं कर सकते थे। यही सिनर्जी है। और अब हम आते हैं चौथे और इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, प्रोटेक्टिंग द गोल्डन गूस, यानी पूरे सिस्टम को खुद को बचाना। सोने के अंडे देने वाली इस मुर्गी या गूस की बचपन की कहानी याद कीजिए। एक किसान लालच और जल्दबाजी में आकर उस गूस का ही गला काट देता है ताकि सारे अंडे एक साथ निकाल सके। नतीजा, ना अंडे बचे और ना ही गूस। ये सिंपल सी कहानी दरअसल एक बहुत बड़ा सच दिखाती है।
हम जल्दी और ज्यादा रिजल्ट्स पाने के चक्कर में उस बॉडी, उस माइंड को ही तोड़ देते हैं जो वो रिजल्ट्स पैदा कर रहा है। ओवरवर्किंग को, थकान को प्रोग्रेस समझना लिटरली उस सोने की मुर्गी को मारने जैसा ही तो है। इसी टोटल बर्नआउट को रोकने के लिए हैबिट 7 आती है, जो इन 4 डायमेंशंस को लगातार रिन्यू करने की बात करती है। फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल। अच्छी नींद, एक्सरसाइज, आत्मचिंतन और रिश्तों के लिए वक्त निकालना। मार्क ट्वेन का वो बड़ा ही कमाल का वार्निंग कोट है, जो इंसान अच्छी किताबें पढ़ता नहीं, वो उस इंसान से बिल्कुल भी बेहतर नहीं जो पढ़ ही नहीं सकता। लगातार सीखना, पढ़ना और खुद को नया करते रहना ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। तो इन सारी डीपली इंटरकनेक्टेड बातों का विश्लेषण करने के बाद ये एक चुभने वाला और हॉन्टिंग सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में बस थोड़े और जल्दी रिजल्ट्स पाने के लालच में अपनी खुद की गोल्डन गूज की बलि तो नहीं चढ़ा रहे? क्या हम एक्चुअली रुककर उस आरी की धार तेज करने का वक्त निकाल रहे हैं, या बस थकन में अंधाधुंध काटने में लगे हैं? इन आदतों पर गौर कीजिए, क्योंकि असली जीत यहीं से शुरू होती है। यही सवाल आज हम सबके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरूर सोचिए।